डियर स्टूडेंट्स, इस अब हमारे बीएससी पार्ट 1 ए और सी सेक्शन के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम ऑफिशियली अब यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस हमने पिछले लेक्चर में किया था और इस लेक्चर से हम जो यूनिट 1 है जिसको हमने नाम दिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देश तंत्र एवं निर्देशांक रूपांतरण, और इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने लिए बताए थे वो ये थे। मैं एक जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड, fictitious forces, displacement, velocity, acceleration, rotating coordinate system, centrifugal acceleration, Coriolis force और applications। हिंदी में जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, गैलीलियन रूपांतरण, न्यूटन के गति के समीकरण, और इसमें समान रूप से समान क्षेत्र में गतिशील कण, छद्म बल और जो घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र हैं उनके अंदर विस्थापन, वेग और त्वरण, इनके साथ ही अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस बल और उससे संबंधित जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं उनको हमें इस चैप्टर में करना है। ना इस चैप्टर का जो मूल है उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं अपन। निर्देश तंत्र के लिए इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक तो ये है कि किसको हम स्टडी, कोई चीज़ रखी हुई है, पेन रखा हुआ है टेबल पे, तो हम कहते हैं कि स्थिर अवस्था में है, या कार चल रही है तो ये मूविंग है। तो किस बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि ये मूविंग है या ये स्थिर है, विराम अवस्था है, या इसकी गति वाली अवस्था जिसको हम गत्यावस्था कहते हैं, मोशन गतिशील कण के लिए। तो दो अवस्थाएं हैं होंगी, स्थिर अवस्था और गतिशील कण की अवस्था, तो विराम अवस्था और गत्यावस्था। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन प्रेक्षक है। अगर कार में बैठा हुआ व्यक्ति प्रेक्षक है तो उसके लिए तो वो स्थिर ही रहती है कोई भी चीज़, लेकिन बाहर किसी जगह पे व्यक्ति अगर खड़ा है और वो देख रहा है उसको, तो उसके लिए वो गतिशील है। इसलिए पेंसिल पे अगर कोई कण बैठा है जो प्रेक्षक कर रहा है, प्रेक्षण बंद कर रहा है, उसके लिए वो स्थिर अवस्था है। लेकिन यहाँ क्या बाहर के लिए भी अवस्था है? तो इसके अंदर न्यूटन के लॉज हमारे लगते हैं, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई तो अपनी रामावस्था में तो उसी में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी वर्ग कार्य नहीं करेगा। तो ये, लेकिन इसके लिए हम दो निर्देशांक और निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ स्थिर है, विराम अवस्था में है, और कौन सी गत्यावस्था में है? तो इसके लिए हमें एक कोई ना कोई निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसके सापेक्ष हम उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति का आंकलन कर सकते हैं और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी परिभाषा हमारी ये होगी कि वो निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है, उस निर्देश तंत्र, उसे निर्देश तंत्र कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस निर्देश तंत्र को कैसे मैथमेटिक्स के हिसाब से व्यक्त करें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को बोलें उससे साथ साथ हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में व्यक्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिज़िक्स के अब आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे फिज़िक्स के लिए हमें अच्छी गणित भी आनी चाहिए। उल्टा सही नहीं हो सकता कि अच्छे गणित के लिए अच्छी फ़िज़िक्स आए, लेकिन अच्छी फ़िज़िक्स के लिए आपको, क्योंकि हमारे जितने भी लॉज हैं, हमारी थ्योरीज़ हैं, हमारे जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो सब
को व्यक्त करने के लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी निर्देश तंत्र को कैसे समझें, तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक तंत्र की आवश्यकता होती है। और जो हम पढ़ते आए हैं उनके अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्तीय निर्देशांक, जिनको हम अभी यूज़ करके और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे करते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु की, पिंड की हमें स्थिति मालूम करनी है, तो उसके अंदर हम एक 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ नाम देते हैं, और उसके बाद एक बिंदु बनाते हैं जो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है O, और वहाँ से एक स्थिति सदिश खींचते हैं, OP को लाइन को मिलाते हैं, वो लेंथ जो है हमारी वो R को व्यक्त करती, रिप्रेजेंट करती है। तो यदि P के कोऑर्डिनेट XYZ हैं तो हम इसके अंदर जो स्थिति सदिश है उसको लिखते हैं XI कैप YJ कैप ZK कैप। ये जो हमने लिखा नंबर, इसके अंदर XYZ जो है परिमाण है उस R के तीनों एक्सिस के ऊपर, और IJ के जो हैं वो एकांक सदिश हैं। ये जो कार्तीय निर्देशांक हैं ये 2 तरह से काम में लिए जाते हैं। एक तो लेफ्ट हैंडेड होता है वामावर्ती सिस्टम, और एक होता है दक्षिणावर्ती सिस्टम। तो हम ज़्यादातर जो हमारे कैलकुलेशंस मोस्टली करते हैं उनके अंदर हम राइट हैंडेड ही यूज़ करते हैं, दक्षिणावर्ती, जिसके अंदर एंगल जो है वो 0 से आपने देखा हो 360 जब चलता है तो उसके अंदर जो ये जो वेक्टर है, जो सदिश है, वो इस तरह से मूव करता है। तो R जो है उसकी अगर आपको लंबाई पता करनी है कितनी है, तो वो √(x² + y² + z² से कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें इस कंड या पिंड की स्थिति जो है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसको हम कैसे व्यक्त करें? तो उसको व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि मान लीजिए किसी समय t1 पर उसकी स्थिति जो है वो p1 थी, और अब वो अगर गतिमान हो जाता है और तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो एक नया बिंदु उसकी पोजीशन होती है p2, जो कि एक नए समय t2 पर होगी। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक तो समय अंतराल डेल्टा t t2 - t1, और एक इसके विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी नोट करते हैं, डेल्टा r r2 - r1। इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं बहुत क्लियरली है। इसमें वेग कैलकुलेट करेंगे तो r2 - r1 / t2 - t1 और डेल्टा r/डेल्टा t, और इसी तरह आप, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में है तो हम इसको पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ रिलेशंस आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसके अंदर ताक्षणिक वेग निकालना है तो उसके अंदर हम ये मानते हैं कि अगर ये जो अंतराल है समय का ये बहुत ही अत्यल्प हो, तो हम इसके अंदर इस लिमिट डिफरेंशियल की, अवकलन की लगा सकते हैं, डेल्टा t गोइंग टू 0 डेल्टा r/डेल्टा t, और इससे v जो है वो dr/dt होगा। ये एक पूर्ण अवकलन है। इसी तरह अगर इस वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो इस केस में हम इसको त्वरण का नाम देते हैं, और त्वरण की जो परिभाषा है उसके अनुसार डेल्टा v/डेल्टा t, और ताक्षणिक या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो हम अगेन लिमिट डेल्टा t गोइंग टू 0 डेल्टा v/डेल्टा t और उससे dv/dt निकाल देंगे। तो इससे हम a को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कई सारे कैलकुलेशंस में हमारे लिए इजी होता है कि हम उसको स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करें, तो हम इसको ज़्यादातर a को, हमारी जो कैलकुलेशंस रहेंगी इधर फिज़िक्स में बुक में भी रहती हैं, वो d² r/dt² से यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ dv/dt से। तो ये तो चीज़ मूल हो गया। अब ये तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो निर्देश तंत्र हैं ये जड़त्वीय हैं या अजड़त्वीय हैं, क्या मायने हैं इनका। तो न्यूटन के लॉज जो हैं वो ऐसा पाया गया कि सभी
जगहों पे सिचुएशंस में ज़रूरी नहीं है लागू हों, तो वो कहाँ लागू होते हैं? तो जिन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ लागू होता है, वैलिड होता है, वो जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, इनर्शियल फ्रेम्स हैं। तो इनको आप इस तरह समझ सकते हैं। अगर फर्स्ट लॉ से भी करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि जो पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो वहीं रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। सो इसका सीधा अभिप्राय ये है कि जब तक कि बाहरी बल अगर नहीं लग रहा है तब तक वो उसकी स्टेट जो है वैसी रहेगी। तो ये परिवर्तन कब हो सकता है? जब त्वरण हो। तो अगर त्वरण का मान 0 हो जाए किसी में, या हम ये कहें कि बाहर से जो बल लग रहा है, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स, उनके सब मिला के योग जो है वो 0 हो जाए, तो इस केस में भी अगर ए 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन से देख सकते हैं इसके अंदर d²r/dt² होगा 0, तो v जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो यदि कोई निर्देश तंत्र किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर समान रूप से गतिशील है, गति कर रहा है, तो वो भी एक इनर्शियल सिस्टम होता है। ट्रेन एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो उससे आप इसको समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे उसकी स्पीड भी बढ़ाई जा रही है तो भी वो एक इनर्शियल सिस्टम की तरह कार्य करता है। वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ट्रेन, और इसलिए यहाँ पे हमारे जो भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या पेड़ से आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र को ही प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं इनको हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, गैलीलियन निर्देश तंत्र, जिसकी गणना हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो आगे करेंगे। तो ये तो हुए जड़त्वीय, और जिनके अंदर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं हों और ऐसे निर्देश तंत्र हों जो कि त्वरित गति से करते हुए दिखते हों हमें, तो ऐसे जो निर्देश तंत्र हैं वो हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर यदि फोर्स जो बल है उसको हटा भी लिया जाए तो भी ऐसे जो निकाय हैं वो कण या पिंड त्वरित गति करते हुए दिखते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। उसके पहले एक चीज़ जो पॉइंट है वो ये है कि हम पृथ्वी पर जितने भी कैलकुलेशन मैकेनिक्स करते हैं वो सब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे बेस पे करते हैं। तो लेकिन पृथ्वी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वीय बल से प्रभावित रहती है। हर ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि ये गुरुत्वीय बल के कारण जो है वो आकर्षित होता है और ऊपर से फॉल होता है। तो क्या पृथ्वी पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, क्या वो हमें दो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तो फॉर्म नहीं करता? तो इसका आंसर ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होता है ये बल, और इसलिए हम जो भी गति है उसको हम इनर्शियल मान सकते हैं। आप इसके अंदर जो फोर्स निकालते हैं तो उसका जी का फैक्टर कर सकते हैं, 10⁻11 होता है। तो अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगी और उससे जो त्वरण आएगा वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहेगा। और इसी तरह यदि आप एक कोई इनर्शियल फ्रेम, कोई फ्रेम निर्देश तंत्र किसी तारे पे या ग्रह पे अटैच कर दें तो पृथ्वी के सापेक्ष, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई सैटेलाइट भेजते हैं, कोई रॉकेट लॉन्चर भेजते हैं, या आप कहीं लैंड कराना होता है रोवर्स को, अभी मार्स पे भी गया हुआ था, तो मून पे भी भेजते हैं, तो वहाँ पे आप कौन सी इक्वेशंस लगाएंगे? तो अगर आप
उसको भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो इक्वेशंस हम यहाँ पे लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम उनके अंदर काम करने में गैजेट्स में लगेंगे पृथ्वी पर, वही नियम वहाँ भी लागू होंगे अगर वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इसको मानते हुए ही हम ये सब कर पाते हैं। और सब क्योंकि एक दूसरे के नियत गति से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सब अपने आप में इवन सन के अंदर भी एक इनर्शियल फ्रेम बने रहेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बने रहेंगे। तो क्या हम ये माने कि ग्रेविटेशन, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, क्या अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, वो सूरज के अराउंड तो चक्कर काटती है, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत हाई स्पीड है। तो आपको महसूस नहीं होता है क्योंकि हम उस मूव के साथ चल रहे हैं, उसके साथ गतिमान है। तो हमारे लिए वो हब, अर्थ के लिए वो रेस्ट में है, तो हमारे लिए भी अर्थ रेस्ट में है। लेकिन अर्थ जो है वो अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है, स्पिनिंग करती है, और 24 घंटे में वो एक पूरा अपनी धुरी पर चक्कर काट लेती है, जिससे दिन रात भी फॉर्मेशन होता है। तो अर्थ को, क्योंकि थीटा लगातार चेंज होता है समय के साथ, तो क्या हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं? तो फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, अजड़त्वीय। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में अगर हम इसकी घूर्णन की गति निकालें, वेग निकालें, जो 2π/t से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, t 24 आवर्स होता है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो ये करीब 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड आता है। बहुत इजी है निकालना, आप खुद भी निकाल सकते हैं। और इससे जब त्वरण निकालेंगे तो उस त्वरण का मान जो है ω² RE करके निकालें। R जो है वो पृथ्वी का रेडियस है, तो 10⁶ होता है। तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत ही एक स्मॉल क्वांटिटी आ रही है, 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए पृथ्वी को, क्योंकि इसका त्वरण का मान बहुत स्मॉल है, नगण्य मान सकते हैं, जो हमारे रोज़ के प्रैक्टिस होते हैं, प्रोसेसेस, चाहे आप स्कूटर के एक्सेलरेटर देते हैं, चाहे कार का देते हैं, तो उसके लिए भी अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम के तौर पे ही व्यक्त कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो गैलीलियन रूपांतरण